आज हमारे साप्ताहिक शो अनकट हफ्ते का 23वां एपिसोड है। चूंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की धूम है, लिहाजा आज भी शुरुआत इसी से, पर कुछ चौंकाने वाले सच के साथ। धरती के भगवान अब महंगाई से लबरेज संस्थान में कैसे पैदा होंगे, उस पर भी करेंगे बात। और हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसा क्या और किस मुद्दे पर डपटा कि एक जिला स्तर के अधिकारी को सरकार ने अपनी आंखों से ही ओझल कर दिया। इसी वीडियो में भाजपा और कांग्रेस के बागी और उनके फिल्मी मार्का स्टार प्रचारकों के बीच एक निर्दलीय की लिस्ट, जिसके स्टार प्रचारक देख आप दबा लेंगे अपने दांतों तले उंगलियां। और अंत में हरीश रावत और रंजीत रावत के बीच बढ़ती तल्खी के बीच रामनगर का द्वंद्व, जिसने एक छोटे चुनाव को प्रतिष्ठा में बदल दिया, जहां लड़ाई में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस और कांग्रेसी हैं आमने सामने। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब अपने चरम पर है। अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को मनाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब भाजपा बागियों को निष्कासित करने का काम करेगी। प्रदेश नेतृत्व ने ऐसे सभी बागियों से नामांकन पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। 3 दिन का समय भी दिया था, जो खत्म हो चुका है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी 50 से अधिक बागी चुनावी समर में अपनों के ही खिलाफ मैदान में हैं। इस पूरे चुनावी समर में कुछ चेहरे उत्तराखंड प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से एक नाम है मास्टर जी का, जो ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के बाहुबल व धनबल के शोर के बीच मास्टर जी ने अजब खेल कर दिया है। बड़े दलों के उम्मीदवारों की सीधी फाइट अब मास्टर जी से ही मानी जा रही है। एक नेता के हट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई ऋषिकेश नगर निगम की सीट सत्तारूढ़ भाजपा के लिए भारी मुसीबत बनने का सबब बन गई है। ऋषिकेश के विधायक व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सीट को आरक्षित वर्ग के लिए तय तो करवा दिया, लेकिन मास्टर जी के प्रचार स्ट्रोक के आगे अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। सरकार के मंत्री जहां अपनों पर ही साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव मंच से निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश उर्फ मास्टर जी को बीड़ी फूकने वाला बताकर उनकी मेयर उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों बड़े दल मास्टर जी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानकर चल रहे हैं। सवाल यही है कि क्या तीर्थ नगरी ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर जी नया इतिहास रचने की कवायद में हैं? क्या कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह के दम पर वो भाजपा कांग्रेस को चोट पहुंचा पाएंगे? कुल मिलाकर मास्टर जी ने ऋषिकेश चुनाव का माहौल बदल कर रख दिया है। दिनेश चंद्र रात भर ऑटो चलाने वाले ड्राइवर से लेकर ट्यूशन वाले मास्टर रहे हैं और अब मेयर बनने की दौड़ में शामिल हैं। उनका रेस में होने का सबसे बड़ा कारण है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, जो उत्तराखंडी मूल के यानी पहाड़ी नहीं है। इसलिए पहाड़ी वोटर अब दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी के लिए लामबंद होता दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश नगर निगम को महिला सीट से ओबीसी में आरक्षित कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेशक निवर्तमान मेयर अनीता मामगाई की कुर्सी की राजनीतिक यात्रा को बाधित किया हो, लेकिन इस फैसले ने पर्वतीय मूल के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को भाजपा से अवश्य छिटका दिया है। बीते 2018 के ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में भाजपा से अनीता मामगाई चुनाव जीती थी, लेकिन इस बीच यह भी चर्चा आम रही कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल व मेयर अनीता मामगाई के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। चर्चा रही कि राजनीति के इस खेल में ऋषिकेश नगर निगम को एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर मामगाई को चुनावी रेस से बाहर कर दिया गया। बहरहाल गंगा किनारे ऋषिकेश नगर निगम में भाजपा ने शंभू पासवान व कांग्रेस ने दीपक जाटव को चुनावी अखाड़े में उतारा। दोनों ही गैर पहाड़ी मूल के हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान बिहार मूल के हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव यूपी मूल के हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठा कि क्या राष्ट्रीय पार्टियों के पास उत्तराखंड में उत्तराखंडी मूल के कोई नेता नहीं है? तभी आवाज में नेता और आम जनता यही बोल रही है कि उत्तराखंड में ही उत्तराखंडी मूल के नेताओं की दोनों पार्टियों ने उपेक्षा की है। ऋषिकेश के चुनावी इतिहास में संभवतः पहली बार पहाड़ी व गैर पहाड़ी का नारा भी बुलंद हो रहा है। निवर्तमान मेयर अनीता मामगाई के समर्थक भी सीट आरक्षित होने पर भाजपा के ही नेताओं से खासे खफा नजर आ रहे हैं। खैर, मास्टर जी की क्लास में लौट चलते हैं। दरअसल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर दिनेश उर्फ मास्टर जी ने निर्दलीय ताल ठोक दी। उनको पूर्व में पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन पर ही दाव खेलेगी, पर ऐसा हो न सका। मूलतः देवप्रयाग के निवासी मास्टर जी वोट के साथ चंदे की भी अपील कर रहे हैं।
उनके प्रचार के कई तरीके बेहद पॉपुलर हो रहे हैं। ढोल बजाकर प्रचार करना हो या प्रचार करते करते अपने लिए चंदा इकट्ठा करना हो, और इन सब से इतर मास्टर जी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट अगर देखेंगे तो बड़े बड़े सूरमा भी यकीनन पानी भरने लगेंगे। तनिक आप भी नजर डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में 91,000 मतदाता हैं और 40 वार्ड हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 47,644 व महिला मतदाता 44,045 हैं। इनमें से मास्टर जी की मुख्यतः नजरें पर्वतीय मूल के 40% मतदाताओं पर टिकी हुई हैं। अपने भाषण में मास्टर जी एक उम्मीदवार पर ड्रग, शराब व स्मैक के धंधे में लिप्त होने का आरोप तक लगा रहे हैं। इस शोर में पहाड़ी वोटरों से उम्मीद लगाए यूकेडी प्रत्याशी की आवाज भी मानो दब सी गई है। उधर मूल निवास में सख्त भू कानून की पैरवी कर रही युवाओं की टीम भी मास्टर जी के पक्ष में उतर आई है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार के भी ऋषिकेश में आने की उम्मीद है। चर्चा है कि बॉबी पवार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कड़ा निशाना साध सकते हैं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर मंत्री अग्रवाल को कटघरे में खड़ा कर मास्टर जी के पक्ष में बॉबी पवार माहौल बना सकते हैं। अब ऋषिकेश में मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ मजबूत संगठन से सुसज्जित भाजपा है तो दूसरी तरफ आपसी मतभेद से टकराव करती कांग्रेस है, और तीसरी तरफ बिना टीम और बिना संगठन के मास्टर जी का प्रचार दिनों दिन गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। उस पर भू कानून संघर्ष समिति और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के मास्टर जी के पक्ष में आने से मास्टर जी का पलड़ा और भारी हो गया है। अब पहाड़ी मतदाता उनके साथ पूरी तरह से रह पाएगा या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, मगर फिलहाल तो मास्टर जी के इर्द गिर्द ही ऋषिकेश मेयर चुनाव घूमता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ऋषिकेश का चुनाव भाजपा के हाथ से गया तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर ही जाएगी। यहां हार का मतलब है मंत्री जी के रसूख में कमी आना। ऐसे में यह चुनाव मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की साख का भी सवाल बन गया है। अब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का जिक्र लगातार छिड़ ही रहा है तो उनसे जुड़े एक विवाद का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जो कि बिल्कुल ताजा है। दरअसल उत्तराखंड में नियम, कायदे, कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही बने हैं। मंत्रियों और उनके परिजनों के लिए नियम, कायदे और कानून जरा बदल जाते हैं। अब उत्तराखंड के यही होनहार मंत्री जी फिर अपने बेटे की वजह से सुर्खियों में हैं। वैसे तो सीधा मंत्री जी का इस विवाद से लेना देना है नहीं, बल्कि मामला मंत्री जी के चिरंजीवी सुपुत्र पीयूष अग्रवाल से संबंधित बताया जा रहा है। दरअसल निजी नाप भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण के लिए संरक्षित प्रजाति के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। पेड़ काटे जाने पर लालढांग रेंज द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस भूमि पर बिना अनुमति के भी पेड़ काटे जाने का आरोप है। यहाँ कई दिनों तक बिना अनुमति के जेसीबी मशीन चलती रही, जिस पर राजस्व उपनिरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर 3 बार कार्य को भी रुकवाया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रसूखदार की भूमि होने के कारण तहसील प्रशासन ने कभी सख्त कदम उठाया नहीं। मामले में वन विभाग ने पीयूष अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे हैं। हालांकि मंत्री जी के बेटे कह रहे हैं कि उन्होंने नियम अनुसार काम किया है और अगर गलती होगी तो जुर्माना भर दिया जाएगा। वैसे पुष्कर सिंह धामी के होनहार मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल खुद कई बार विवादों में रहे हैं। अकेले अग्रवाल ही नहीं बल्कि आरोपों के घेरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के और भी मंत्री कतार में बने हुए हैं। अभी मंत्री गणेश जोशी का मामला पूरी तरह से दब भी नहीं पाया था कि पूर्व में भाजपा के कद्दावर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले, श्रीनगर के राजनीति में बड़ा स्थान रखने वाले नेता लखपत भंडारी ने भाजपा सरकार की ही कलई खोलकर बीच चौराहे पर रख दी है। और लखपत ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो किसी आम नेता या विधायक पर नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति की धुरी कहे जाने वाले कद्दावर मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए हैं। लखपत कभी मंत्री धन सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। मेयर का टिकट उनकी पत्नी को न दिए जाने से नाराज निर्दलीय अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने वाले लखपत भंडारी ने खुले मंच पर जो आरोप मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए हैं वो न केवल बेहद गंभीर है बल्कि उनसे कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कभी मंत्री के करीबी रहे लखपत भंडारी ने भरे मंच से दावा किया है कि मंत्री धन सिंह रावत ने अपने ही कार्यकर्ताओं से ट्रांसफर के पैसे लिए हैं, तब जाकर उनके काम हुए हैं।
इतना ही नहीं, बाकायदा उन्होंने उन कार्यकर्ताओं का नाम भी मंच से साझा किया है। मैं एक बात माननीय मंत्री जी इस माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूं, जब हमारे झाबर भाई से 2 लाख रुपए ले सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए, अरे वो तो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक हमारे भट्ट जी हैं, कभी टीवी के यहां पे बैठते हैं, उनसे पैसे ले सकते हो क्या? आपकी क्या? लखपत भंडारी सिर्फ यही आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि अन्य भी कई आरोप वो लगा चुके हैं। उनका कहना है कि उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है, जबकि पहले उनका नामांकन निरस्त कराने की भी साजिश की जा चुकी है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो लखपत भंडारी जाने या मंत्री धन सिंह रावत, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद उनके प्रतिद्वंदी गणेश गोदियाल जरूर उन पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत की संपत्ति की जांच अगर हो गई तो वो भी गणेश जोशी जैसे आय से अधिक संपत्ति में घिर जाएंगे। गोदियाल ने धन सिंह पर आरोप की बौछार करते करते यूं ही बेचारे गणेश जोशी को भी लपेटे में ले लिया। खैर, आप आगे बयान सुनिए। गंभीर आरोप लगाए हैं कि कार्यकर्ताओं से भी ट्रांसफर के लिए मंत्री ने पैसे लिए। ये गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप धन सिंह रावत जी पर कि उन्होंने ट्रांसफर के लिए पैसे लिए, नौकरी बेचने का तो पहले लगा ही चुके हैं लोग उन पर आरोप, उनके विधायक कि 20-20 लाख में एक नौकरियां बेची उन्होंने। लेकिन उसके बाद यह आरोप लगाना अब कि 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर के लिए अपने कार्यकर्ताओं से लिए, ये शर्मनाक है, गंभीर है और मंत्री की तमाम संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप में अगर जांच हुई तो वो भी एक अन्य मंत्री के जैसे आय से अधिक संपत्ति के मालिक कैसे बने हैं, ये जनता के सामने आना चाहिए। मंत्री धन सिंह रावत के स्वास्थ्य विभाग में हुए एक फैसले से भी वो चर्चा में है। दरअसल हरिद्वार में 100 MBBS की सीट के साथ प्रारंभ राजकीय मेडिकल कॉलेज को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। अब ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP मोड में संचालित किया जाएगा। माना जा रहा है कि शासन ने शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज PPP मोड में संचालित करने की जिम्मेदारी दी है। विभाग का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन और मरीजों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए इसे निजी हाथों में देने का निर्णय किया गया है। मतलब विभाग ये मान चुका है कि वो बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम नहीं है। कुछ सरकार प्रेमी चिंतक का मानना है कि विभाग इनको निजी हाथों में इसलिए दे रहा है ताकि खर्च कम किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि यह विभाग की नाकामी भी तो दर्शाता है कि राज्य की जनता का इतना पैसा खर्च कर जिस अस्पताल को बनाया गया, जब जनता के फायदे का समय आया तो इसको निजी हाथों में क्यों दे दिया गया। अब मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर को PPP मोड पर संचालित करने को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन कर रोष जताना शुरू किया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो वह कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार निजी हाथों में कॉलेज का संचालन देती है तो उन्हें यानी छात्रों को आर्थिक रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि फीस तो भले ही सरकार न बढ़ाए, लेकिन अन्य चार्जेस छात्रों को देने होंगे। जो छात्र कम खर्च पर MBBS करने के लिए आए हैं उनको अब महंगे दामों पर पढ़ाई करनी होगी। इसको लेकर छात्र लगातार अपनी क्लास को छोड़कर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर CM धामी से वार्ता के लिए देहरादून जा रहे छात्र छात्राओं को पुलिस प्रशासन ने कॉलेज में ही बंद कर दिया। टीम ने गेट पर ताला लगा दिया और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि देहरादून जाने के लिए उनकी ओर से की गई बस के ड्राइवर को भी पुलिस प्रशासन की ओर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में CM धामी को पहल कर तमाम छात्रों को बात करने का मौका तो देना ही चाहिए। अब मंत्रियों का तो यह लगभग रोज का ही है, एक विवाद से निकले नहीं कि दूसरे में फिर फंस गए। फिलहाल हम लौट चलते हैं निकाय चुनाव की ओर, जहां कुछ घमासान की खबरें अधूरी छूट गई हैं विपक्षी कांग्रेस की। निकाय चुनाव में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा। कई नेता नाराजगी के चलते पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस के बिट्टू कर्नाटक हों या संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी, इसके साथ ही विधायक मयूक मेहर भी पार्टी प्रत्याशी से किनारा कर अपने अलग ही प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब आपसी मनमुटाव कांग्रेस में भी खूब देखने को मिल रहा है। इस मनमुटाव और आपसी खींचतान का ही नतीजा है कि कांग्रेस एक सीट पर पार्टी का प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाई।
हम बात कर रहे हैं रामनगर की, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके कभी सिपह सालार रहे रंजीत रावत और इन दोनों को ही लगातार निशाने पर लेते रहे पूर्व में कांग्रेसी और निर्दलीय चुनाव लड़ कांग्रेस को हार का स्वाद चखा चुके संजय नेगी की वजह से हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। हरीश रावत और उनके पूर्व सहयोगी रहे रंजीत रावत की खींचतान जग जाहिर है। ये पार्टी के लिए इतनी मुसीबत बन गई है कि पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, मतलब इसको ओपन टू ऑल कर दिया गया। यहां के पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि इस खींचतान से कांग्रेस को न केवल रामनगर बल्कि आसपास की 5 से 6 सीट पर नुकसान उठाना पड़ता है। नतीजा ये हो रहा है कि कुमाऊं में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि रामनगर कांग्रेस के मजबूत गढ़ में से एक सीट है, लेकिन इस पर खींचतान के कारण ये काफी समय से उनके हाथ से छिटकी हुई है। कांग्रेस पार्टी का भी इस सीट पर इस खींचतान को खत्म किए बिना वापसी कर पाना मुश्किल है। निकाय चुनावों में भी यहां यही देखने को मिल रहा है। रंजीत रावत ने यहां नगर पालिका के एक पूर्व कर्मचारी को वीआरएस दिलवाकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि कांग्रेस के पास यहां कई दावेदार थे। ऐसे में एक धड़ा अन्य प्रत्याशी के पक्ष में आ गया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने किसी को भी यहां समर्थित प्रत्याशी नहीं बनाया। बावजूद इसके कांग्रेसी नेता रंजीत रावत के प्रत्याशी अपने आप को कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रचारित कर वोट मांग रहे हैं, मतलब उनकी हार जीत का दारोमदार भी रंजीत रावत पर ही है। अगर निकाय चुनाव में उनका प्रत्याशी हारा तो यह हार उन्हीं की मानी जाएगी, जो उनके भविष्य की राजनीति पर भी असर कर सकती है, क्योंकि वो खुद भी पहले यहां से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। निकाय चुनाव में उनके प्रत्याशी की हार का मतलब है उनकी राहें भविष्य के लिए और मुश्किल हो जाना। खैर, चुनाव कोई भी हो, माहौल गर्म तो होता ही है। देहरादून नगर निगम का चुनाव का माहौल भी काफी गरमाया हुआ है। हर राजनीतिक दल के नेता और उनके समर्थक जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के एक प्रमुख नेता के पुत्र का नाम एक विवाद में सामने आ गया। बस्ती में प्रचार के दौरान उनकी पिटाई का मामला सुर्खियों में है। घटना देहरादून के बस्ती क्षेत्र की है, जहां भाजपा नेता के पुत्र अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने पहुंचे थे। आरोप है कि वो सबको धक्का देते हुए आगे आगे चल रहे थे। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बुजुर्ग को धक्का लगा। उसे संभालने के बजाय उसी बुजुर्ग से अभद्रता की गई। ये व्यवहार बस्ती के लोगों को नागवार गुजरा और स्थानीय निवासियों ने उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए उनकी पिटाई कर दी। बताया तो ये भी जा रहा है कि यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा नेता का यह व्यवहार सामने आया हो। दबी जुबान में अब पार्टी के भीतर भी लोग नेताजी के पुत्र का विरोध करने लगे हैं। इस घटना ने भाजपा की स्थानीय साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा के नेताओं और उनके परिवारों के घमंडी रवैये का उदाहरण बताया है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का बचाव किया है और कहा है कि भाजपा उम्मीदवार के कार्यक्रम में स्थानीय लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। वहां रिकॉर्ड संख्या में लोग के पहुंचने से कांग्रेस बौखला गई है। यही वजह है कि साजिश के तहत बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। अब एक नजर हाईकोर्ट के कड़े फैसले की तरफ भी डाल ही लेते हैं। हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले के तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन की वजह से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाले जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश ने खनन में अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में डीएम बागेश्वर, जिला खनन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकारते हुए खनन अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने की जरूरत बताई। इस पर सरकार ने तत्काल अमल करते हुए बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के तहत खड़िया खनन करने वालों ने वन भूमि के साथ सरकारी भूमि में भी नियम विरुद्ध खनन किया हुआ है। इससे पहाड़ी दरकने लगी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुल मिलाकर अधिकारियों की मिली भगत और सुस्त रवैये भी सरकार की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जरूरत है धामी सरकार को ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की। कुल जमात उत्तराखंड के हालात अब इस तरह भयावह हो चले हैं कि क्या छात्र, क्या बेरोजगार और क्या पहाड़ मैदान की लड़ाई लड़ रहे नौजवान, सभी मुश्किल में हैं। ऐसे में उम्मीद बस इतनी बाकी है कि चुनावी समर से कोई ऐसा मसीहा उभर कर सामने आए जो जुबानी राजनीति से परे वाकई इस प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को देख सके और भ्रष्टाचार की खरपतवार को उखाड़ कर एक नई दिशा दे सके। कहते हैं उम्मीद अगर मजबूत हो तो इस नामुराद खरपतवार को उखाड़ना इतना भी मुश्किल नहीं।
आज के इस साप्ताहिक शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।